साथ आता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और होम्योपैथी का किस तरीके से एडेनॉइड की प्रॉब्लम्स में स्कोप है, किस लेवल तक हम एडेनॉइड पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरी शंकर। ही इज अ क्लासिकल होम्योपैथ फ्रॉम लखनऊ and he is the founder of the Samvedna Homeopathy. His BHMS and also pursued his senior homeopathic research fellowship from HDRI. इसके साथ ही डॉक्टर गौरी शंकर फ्री होम्योपैथी कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री एंड आल्सो द सेमिनार्स। सो डॉक्टर गौरी शंकर, आपका एसबीएल की वेबिनार सीरीज में बहुत स्वागत है। एंड धन्यवाद मैम, थैंक यू। इसके साथ ही हम लोग अपनी वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो हम जान लेते हैं। जैसे कि जो हमारी वेबिनार है, इसके दौरान हमारा एक ड्यूरेशन है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। मीन्स आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके उनका जो रिप्लाई है हमारे स्पीकर्स देंगे। एंड इसके साथ ही जो लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहा है उसके लिए एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा, जिसको कि आप हमारी वेबसाइट है sbl.com, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबिनार के दौरान हम 3 गिफ्ट्स सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली हम 3 लोगों के नाम सेलेक्ट करते हैं जो कि रैंडमली होता है। सो जिन भी 3 लोगों के नाम हम अनाउंस करेंगे, प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर, जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स है उसमें रिप्लाई कर देना, उसमें लिख देना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस, ताकि हम आपसे बाद में कोऑर्डिनेट कर सकें। लास्टली, आप इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग के लिए और जो हमारी अदर एजुकेशनल वीडियोस होती हैं जो एसबीएल प्रोवाइड करता है, उसके लिए आप एसबीएल का जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, इन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ इट्स ओवर टू यू डॉक्टर गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई होप मेरी आवाज आप सबको जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग मुझे सुन पा रहे यस। हैं। सो थैंक यू सो मच यू कैन डॉक्टर मंजू, स्टार्ट शेयरिंग। एंड थैंक यू सो मच एसबीएल, जो जिसने इस तरह के एजुकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और सीरियसली ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक तरह से डिजीज के बारे में आपको बताना और आपको अवेयर करना, ये एक तरह का बहुत इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। और ये ये जो बाकी के लोग अभी जो सुन रहे होंगे जो होम्योपैथी से रिलेटेड नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि बीमारी को जानना बीमारी का सबसे पहला स्टेप होता है क्योर करने के लिए। मैं पिछले 12 साल से ऑर्गेन मेडिका की टीचिंग दे रहा हूँ। एक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ये प्लेटफॉर्म सिंपल ऐसा ही है कि लोग होम्योपैथी के बारे में जानें, पहले समझें होम्योपैथी का रियल पोटेंशियल क्या है, कैसे हम होम्योपैथी से समाज को बीमारी मुक्त कर सकते हैं, व्हाट आर द विजन एंड व्हाट आर द थॉट प्रोसेस बिहाइंड डिस्कवरी होम्योपैथी। मास्टर हनीमैन ने क्या सोच के होम्योपैथी को एक 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 साइंस का स्वरूप दिया, बिकॉज होम्योपैथी इज द लेटेस्ट मेडिकल साइंस। और ये जो मेडिकल साइंस है ना, ये कंप्लीट मेडिकल साइंस है। तो आपको ये जानना है कि आखिर होम्योपैथी क्यों आई। क्या इससे पहले के जो एग्जिस्टिंग साइंस थे वो तो सिम्टम हटा ही रहे थे ना? क्या वहाँ एडिनोइड का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था? क्या वहाँ पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा था? सारे सिम्टम वहां भी ठीक हो रहे थे। तो हनीमैन साहब ने पेन क्यों लिया? ठीक है, आखिर क्यों एक अलग साइंस बनाई, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है, तब जाके होम्योपैथी समझ पाएंगे। और इस सबका जो सोल्यूशन है वो ऑर्गेनन में दिया हुआ है। देखिए भाई, मैं ऑर्गेनन का स्टूडेंट हूँ। आई एम नॉट द टीचर ऑफ ऑर्गेनन, आई एम द स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनन। तो ऑर्गेनन का टच रहेगा, ठीक है, और आपको मजा भी आएगा। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह का जो क्लास है, ये जब मैडम ने मुझे कहा तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हम अपनी बातों से बहुत सारे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। देखिए, इसी घंटे में ना मैं एडनाइट को सिखा सकता हूँ, ना एडनाइट क्योर कर सकता हूँ कि जो पेशेंट आएंगे उनको आप किस तरीके से देख सकते हो, इसके लिए मैं आपको जो है वो प्रिपेयर कर सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, और ये आज हम करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडिनोइड्स, और एडिनोइड्स का इलाज होम्योपैथी के द्वारा कैसे करें। तो पहले तो एडिनोइड की समझ होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर हनीमैन ने एफोरिज्म 2 में, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो कोई मेरी आवाज आ रही है ना? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? आई एम ऑडिबल ना? तो मास्टर एफोरिज्म में कहा, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, दैट मीन्स अगर डॉक्टर को ये पता चल जाए कि वो क्या ठीक करने जा रहा है,
तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। और इस बात को मास्टर हनीमैन ने पहले और तीसरे फर्ज में बोला, लेकिन जब वो केस टेकिंग कर रहे थे तो केस टेकिंग के लास्ट में कहते हैं कि अगर आपने बीमारी को समझ लिया, अगर आपने बीमारी को जान लिया जैसे वो मैनिफेस्ट हो रही है, अगर उसको जान लिया तो आपने मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, दैट मीन परसीविंग ऑफ डिजीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमें एडिनोइड्स पता होना चाहिए। अब एडिनोइड्स से रिलेटेड कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो कभी कभी टॉन्सिल को भी एडिनोइड समझ लेते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एडिनोइड्स क्या है, उसकी कंप्लेन क्या है, कि और उसके मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन कैसे कैसे हैं, और वो किस एज ग्रुप की दवाई है, किस एज ग्रुप का कंप्लेन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एडिनोइड्स के कई सारे रूप होते हैं। ठीक, अब एक सिंपल एडिनोइड क्या है, एक लिम्फेटिक टिश्यू है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो हमारी बॉडी में डिफेंस की तरह काम करता है, इम्यूनिटी को बरकरार रखने का काम एडिनोइड का होता है। तब ये एडिनोइड्स के मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते हैं। ठीक, अब एडिनोइड्स के कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग होते हैं। उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको अलग बीमारी कहते हैं, उसमें ग्रोथ होती है तो उसको अलग बीमारी कहते हैं, उसको निकालने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आते हैं उसके अलग सिम्टम्स होते हैं, और सबके कस्टमाइज रेमेडी हमारे पास है। ठीक, हम सबको उस हिसाब से देखते हैं। सीधा मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनन के वो कोटेशन दिखाऊंगा जहां पे मास्टर ने क्लियरली बोला कि अगर आपको किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो आपको पहले उसका उसका पता होना चाहिए कि आप क्या ठीक करने जा रहे हो। तो देखिए स्टार्ट विद, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ डॉक्टर मंजू? आपने एक्सेस दे रखा है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। सो देखिए, आपको इस 1 घंटे की क्लास में मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि ये क्लास आपको जीवन भर याद रहेगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, इस 1 घंटे में ये क्लास आपको जीवन भर याद रहेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज बहुत सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से बताऊंगा। बीमारी क्या है, बीमारी का मैनिफेस्टेशन क्या है, और बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। राइट, ये तरीका होता है। अगर देखा जाए एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज पैटर्न से बात किया जाए, सबसे पहले बीमारी क्या है, बीमारी क्या है पता चल गया, तो बीमारी क्यों है, बीमारी क्यों है, तो बीमारी के मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। राइट, अब बीमारी के मैनिफेस्टेशन हमें पता चल गया, तो अब बीमारी को क्योर करने के कौन से रास्ते होंगे। यही सिस्टमेटिक तरीका होता है, और यही हनीमैन साहब ने एफोरिज्म 3 में बोला है। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली आएगी तभी आप केस में प्रूव कर पाओगे। तो मैं आपको ये बताता हूं कि मास्टर ने ये कहाँ लिखा कि बीमारी क्या है, बीमारी क्यों है, बीमारी को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ऑर्गेनन के थ्रू जाओगे तो ऑर्गेनन में एफोरिज्म 3 में मास्टर हनीमैन ने बहुत क्लियरली हमें ये बात कही। और एफोरिज्म 3 सिंपल क्या है हम लोगों के लिए, एक तरह से कहते हैं उसको, एक तरह से गाइडिंग इंफॉर्मेशन है, जो आप करने जा रहे हो उसको समझ जाओ। तो देखिए क्या बोलते हैं हनीमैन साहब, पहली बार कहते हैं कि अगर आपको किसी पेशेंट को ठीक करना है, कहते हैं इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव, वर्ड याद रखिएगा, कहा देखना नहीं है, समझना भी नहीं है, ठीक है, परसीव करना है, दैट मीन्स महसूस करना है, फील करना है। If the physician clearly perceive what is to be cured in diseases, that is to say in every individual case of disease, जिसको बोलते हैं ब्रैकेट में नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन। तो ये सबसे पहला पहलू होता है, और यही होम्योपैथी के लिए सबसे मजबूत पहलू है। क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम कभी भी कॉमन सिम्टम नहीं लेते हैं, हम कभी भी बीमारी ठीक नहीं करते हैं। उस बीमारी में उस इंसान का जो मैनिफेस्टेशन है माइंड एंड बॉडी पे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन जब भी आप प्रैक्टिस के लिए कोई रेमेडी देते हो। राइट, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हम ठीक क्या करने जा रहे हैं, और उसको ठीक करने के लिए देखिए नहीं, सबसे पहले हमें बीमारी पता होनी चाहिए, बीमारी का एक दूसरे से डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, दैट मीन्स डिजीज पता होना चाहिए, नेचर ऑफ डिजीज पता होना चाहिए, कि आप एक्यूट ठीक करने जा रहे हो कि क्रॉनिक ठीक करने जा रहे हो, आप आर्टिफिशियल क्रॉनिक ठीक करने जा रहे हो। अब बताओ एडिनोइड का आर्टिफिशियल क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एडिनोइड का आर्टिफिशियल कॉमन आर्टिफिशियल क्रॉनिक प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, जब हम एडिनोइड को आर्टिफिशियल निकालेंगे, निकालने के बाद आपके बॉडी का जो रिएक्शन होगा वो आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करेगा। जब रिमूवल उसका रिमूवल हो जाएगा तो, और जब रिमूवल हो जाता है एडिनोइड्स का, तो जो सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको ठीक करने के लिए हमारी रिपोर्टरी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन भी है। इस पे भी विस्तृत से चर्चा करेंगे हम आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, केस टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ठीक करने जा रहे हो। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एडिनोइड का। अब ये जो एडिनोइड है बेसिकली ये है क्या, अब इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए
एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम अगर शेयर करें आपसे एडिनॉइड के लिए, आई एम विजिबल, ओके। तो दिस विल बी द, आज हमारा टॉपिक है एडिनॉइड्स। तो एडिनॉइड्स क्या है? एडिनॉइड एक तरह का लिम्फेटिक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो हमारे ये जो नेजोफेरिंक्स होता है, एक एक तो मुंह का लास्ट वाला पार्ट जो गले पे मिले, एक नाक का लास्ट वाला पार्ट जो पीछे मिले, ठीक है। ये जो हमारा कैनाल है, ये जो हमारा माउथ का और नोज का जो कवरिंग है जो जाता है, देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये नोज की कवरिंग होती है, ठीक, और ये माउथ की कवरिंग होती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको कोरिलेट करके दिखाऊं, थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेट करके दिखाऊं, तो ये देखिए, यहाँ से ये जो पार्ट है, ये ये नोज का पार्ट है जो गले में जाके मिल रहा है, और ये वाला पार्ट जो है वो माउथ का जो गले में जाके मिल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको ऑर्गन दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे एक ऑर्गन दिख रहा है। नीचे वाले को हम बोलते हैं टॉन्सिल, ऊपर वाले को बोलते हैं एडिनोइड्स। दैट मीन्स जो नोज के जस्ट पीछे नेजोफेरिंग या नेजोफेरिंजियल ग्लैंड भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। अभी होता क्या है और ये क्यों आता है? जब इसकी इसकी इनिशिएशन ना इंट्रा यूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाती है। जब 16 वीक की प्रेगनेंसी होती है तब से ये बनना शुरू होता है, और बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के 7 साल तक ही ये रहता है। उसके बाद ये इसमें एट्रोफी हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट मीन्स जब भी एडिनोइड्स की बात करेंगे तो एडिनोइड्स इज अ कंप्लेन ऑफ चिल्ड्रन, और वो भी कितने छोटे बच्चे, पैदा होने से लेके 7 से 8 साल तक। इसके बाद एडिनोइड्स का कोई रोल नहीं है, इसके बाद एडिनोइड्स नहीं लेंगे, इसके बाद आप टॉन्सिल लेंगे या जो लेना है लें। एडिनोइड्स केवल 7 से 8 साल तक के बच्चों में ही मिलेगा। दैट मीन्स ये कंप्लेन किसका है? बच्चों का है, इन्फेंट्स का कंप्लेन है। और क्यों है कि बच्चों में, भाई देखो, हम खाते हैं और हम सांस लेते हैं, तो सबसे पहले हम खाते हैं कि सांस लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बताइए। सबसे पहले हम सांस लेते हैं, तो सांस से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। सांस से जितने भी चीजें बाहर जा रही हैं उसको क्रॉस चेक करने का काम कौन करेगा? एडिनोइड्स। और माउथ से जितनी चीजें अंदर जा रही हैं उसको क्रॉस चेक करने का काम कौन करेगा? टॉन्सिल। तो टॉन्सिलाइटिस और एडिनोइड दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन ये तब तक होगा जब तक 6 से 7 साल के बच्चों की बात आएगी, तभी तक ये चीज वैलिड, नहीं तो वैलिड नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। एक मिनट, ये मैं एक बार वापस से स्टॉप करके करूंगा तब जाके आएगा। ये देखो एडिनोइड्स, है ना, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, याद रखिएगा इसको ना, दिस इज कॉल्ड अ गजनी लाइन, राइट? गजनी, वो गजनी याद है ना, जो लिख लेता था यहाँ पे। तो बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन या बीइंग अ डॉक्टर, यू हैव टू पॉइंट दिस पॉइंट एज अ गजनी पॉइंट, राइट? व्हाट इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, मींस हम एडिनोइड ठीक करने जा रहे हैं। तो एडिनोइड जो है वो एक प्रीफिक्स है एडिनो, इससे आया है। अब इसका क्या मतलब है? एडिनो, एडिनो मीन्स ग्लैंड। ग्लैंड का काम क्या होता है? नरिशमेंट देना, प्रोटेक्शन देना, यही दो काम है उसका। आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको नरिशमेंट देगा, ठीक है। तो एडिनो एक ग्लैंड है जिसको हम लोग देन के रिफर टू एडिनो, वो वायरस जो एडिनो को अफेक्ट करे, एडिनो वायरस है जो ग्लैंड पे वायरस जाता है। तो एडिनो पे जो जो चीज आएगा, एडिनो जहां जुड़ जाए, एडिनो जिसके साथ जुड़ जाए उसका मतलब ग्लैंड है। तो एडिनोइड्स एक ग्लैंड है, देखिए। तो एसोसिएटेड वायरसेस और द ग्लैंड का होता है, एडिनो का मतलब होता है एडिनोइड्स मतलब रिजेंबलिंग ग्लैंड। और अगर ये हाइपरट्रॉफी हो गया है तो इसको ना फेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं, फेरिंग्स का टॉन्सिल ऊपर, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। एडिनोइड, एडिनोइड आर द पैचेज ऑफ टिश्यू इन द थ्रोट दैट ट्रैप्स द जर्म एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन। सिंपल, ये क्या करेगा? ये जितने भी इन्फेक्शन है उससे लड़ेगा, और आपके पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और माउथ को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, याद रखिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारे पूरा का पूरा हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम से गो। तो ये किस किस सिस्टम की बीमारी है? हमारे इम्यून सिस्टम की बीमारी है, हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और देखिए एनाटॉमी की बात करें तो इन एनाटॉमी द फेरेंजियल, इसको क्या कहा जाता है? फेरेंजियल टॉन्सिल, ऑल्सो नोन एज नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल और एडिनोइड। क्या कहते हैं इसको? नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल और एडिनोइड इज द सुपर मोस्ट ऑफ द टॉन्सिल के ऊपर होता है, नाक के पीछे जस्ट। और इसके इसके जो मास होते हैं उसको लिम्फोइड
लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी इन द रूट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंक्स वेयर द नोज बेंड्स इनटू द, कितना बढ़िया लिखा है, जहां पे नाक का जो लास्ट पार्ट होता है थ्रोट की शुरुआत होती है, वहीं पे ये लोकेटेड होता है। इन चिल्ड्रन इट फॉर्म द सॉफ्ट माउल्स इन द रूफ ऑफ ब्लैक वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स जस्ट अबव द यूविला। ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिम्टम कंप्लीट करते हो, हमारे होम्योपैथी में पेशेंट कंप्लेन लेके आता है और हम उस कंप्लेन को चेंज करते हैं सिम्टम में, और जब हम सिम्टम को चेंज कर रहे होते हैं ना, तो चार पांच चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, लोकेशन। आपको पता होना चाहिए किस जगह की बात हो रही है, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी एंड लास्ट वन इज कॉजेशन। तो आपको ये 5 पॉइंट पता होना चाहिए, इसलिए लोकेशन जानना बहुत जरूरी होता है। क्या, इन चिल्ड्रन बताया मैंने कहा होता है, जस्ट बिहाइंड द यूविला। एडिनोइड्स रिप्रेजेंट एडिनोइड, एडिनोइड इटसेल्फ एडिनो ग्लैंड है, एडिनो एक टर्म है, और एडिनोइड्स का मतलब होता है सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ, ठीक है, द एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जिसको हम फेरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं। सिंपल, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम, देखिए ये लिख रहा होगा, इस इमेज से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो कहाँ मिलता है, ठीक है, एकदम यहां से पीछे ये है नाक का ये पार्ट, यहां से जस्ट सीधे क्रॉस करेंगे तो पीछे मिलेगा आपको ये। तो एडनोइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन योर अपर एयरवेज, दैट मीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए जो हमारा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होगा, जहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा, वो एडिनोइड्स। द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है, हेल्प टू फाइट ऑफ द जर्म। सिंपल, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, एडिनोइड डेवलप फ्रॉम सब epithelial infiltration of lymphocyte after after 16 week of embryonic life। मतलब माँ के पेट से, मतलब ये क्या हुआ, इनेट इम्यूनिटी हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई, आप बताइए। मतलब देखा जाए तो माँ के पेट से ही प्रोटेक्शन शुरू हो गया, इस उसमें से एक है ये। तो जो जितनी जल्दी बनेगा उतनी डिस्ट्रॉय होगा। अब टॉन्सिल वगैरह तो बनता है, लेकिन उसका विकास इधर आके होता है। और क्या रहेगा, एंड आफ्टर बर्थ इनलार्जमेंट होता है उसका। दैट मीन्स ये बीमारी एक लिमिटेड टाइम पीरियड की बीमारी, तो भाई ये बच्चों में ही होगी, 7 से 8 साल तक मैक्स टू मैक्स इन बच्चों को ये परेशानी हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। तो एडिनोइड्स, इसीलिए क्या होता है, लोग क्या कहते हैं यूजुअली, एलोपैथी में क्या होता है, यार उसको रिमूव कर दो, बहुत दिक्कत कर रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो उसको रिमूव कर दो, ये उनका एकमात्र इलाज होता है, तो उसको हटा दिया जाए। लेकिन हटाने की जरूरत नहीं है, जो कोई भी ऑर्गन समय से पहले हटाया जाएगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। और ये बात मास्टर हनीमन को पता थी, तभी मास्टर कहते हैं कि कोई भी बीमारी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उसका इलाज अननेचुरल तरीके से ना किया जाए, तो वो बीमारी अपने नेचुरल कोर्स में आपको उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं देगी जितना कि कॉम्प्लिकेशन आप क्रिएट कर लोगे उसका अननेचुरल। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बीमारी से किस टाइम ड्यूरेशन की है। तो एडेनोइड आर मेड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू एट द सेम, बाकी लिम्फ नोड से बनते हैं, ये सब आपको पता है। लिम्फोसाइट्स अब कहाँ काम करता है, देखिए, लिम्फोइड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोइड टिश्यू की बात हो रही है, क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होता है, स्पेशली लिम्फोसाइट्स होता है, एंड लिम्फोसाइट्स मेक एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है, एडिनोइड स्टार्ट श्रिंकिंग एट द एज ऑफ 7 से 8 साल में एडिनोइड धीरे 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 श्रिंक हो जाता है। एंड बाय एडल्ट, जैसे हम लोग डॉक्टर साहब को एडिनोइड हो गया, तो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, ये मैं, ये अच्छा, ये वापस से है, देखिए ये वापस से एक लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम वही होता है जो टॉन्सिल का होता है। तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए एडिनोइड ऊपर है, ATU याद रखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो लोकेशन में तो मैं एक फॉर्मूला बता सकता हूँ। ABCD पढ़ा आपने, ठीक है, तो कंफ्यूजन किस में है, एडिनोइड, टॉन्सिल और यूविला, कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अब AT और VU, ATU है, अब बताओ सबसे पहले क्या होगा, A आएगा। ABCD के अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, A आता है, फिर T आता है, फिर U आता है। ये फॉर्मूला है आपके लिए। इनकेस आपको लगता है कि यार क्या हो रहा है, कहाँ ऊपर दिक्कत है कि नीचे दिक्कत है, ये फॉर्मूला है ATU, एडिनोइड्स, टॉन्सिल और यूविला। इसीलिए यूविलाइटिस कहते हैं ना, वहां पे भी जो इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये सबका काम एक ही है, ये सब एक ही एम्ब्रियोनिक टिश्यू से डेवलप हुआ है, और इन सबका काम क्या है, प्रोटेक्शन का और सिक्रीशन,
ठीक है, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। सो अच्छा, ये भी फिर से वही इंफॉर्मेशन है। देखिए अब फंक्शन क्या होता है इसका, इसका बेसिक काम क्या है? तो काम क्या है? ट्रैप, रिकॉग्नाइज पैथोजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। आवाज आ रही है? हेलो, क्या काम है इसका? एक सेकेंड में वापस से आपको स्टॉप करके रिकनेक्ट करता हूँ। फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, बस मुझे 2 मिनट समय दीजिए, कोई ये नहीं। हो जाएगा। खोल दीजिए, खोल रहा है। फंक्शन क्या है इसका? 2 ही फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि जो भी पैथोजन आ रहा है या जो भी इन्फेक्शन आ रहा है, पहले उस इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये जो आ रहा है सांस से या माउथ से, ये हमारे लिए फ्रेंडली है या हमारे लिए एनिमिकल है। जो अगर एनिमिकल होगा तो क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? हमारी बॉडी का पहला डिफेंस होता है, आपको पता है। ठीक है, उस इन्फ्लेमेशन के कुछ कंसिक्वेंस आएंगे जिसका इफेक्ट हमको कहां दिखेगा? कहां दिखेगा? हमारे एडिनोइड्स पे। और उसको देख के कहेंगे कि एडिनोइड्स का सिक्रेशन बढ़ गया या एडिनोइड्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। तो उसका काम यही है कि आपको रिकॉग्नाइज कर देना कि भाई यहाँ पे ये जो हो रहा है वो हो क्या रहा है बेसिकली। एक तो रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। दूसरा, उसको वहां से किल करना या वहां से उसको हटा देना, ये भी एडिनोइड्स का काम है। प्रिंट शेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो हो रहा है तो पूरा कंप्लीट उसमें नहीं जा रहा है। दिख रहा है? फंक्शन आ गया, चलिए। हाँ, आ गया। तो और क्या करेगा? कैसे करेगा? प्रोड्यूस टी सेल एंड बी सेल टू कॉम्बैट द इंफेक्शन। ये जो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली, मैम बहुत फ्रीक्वेंटली आदत पड़ी है डॉक्टरों की, हाँ, इलाव निकाल देते हैं। राइट। ठीक, ठीक है, आप निकाल दोगे, उसके बाद क्या होगा? आपके बॉडी में नेचुरल किलर सेल बनेंगे क्या? और जीवन भर बच्चा, चाहे टॉन्सिल निकाल दो चाहे एडिनोइड निकाल दो, आपका बच्चा जीवन भर सफर करता है फिर। और जिन बच्चों में एडिनोइड्स का को रिमूव कर दिया जाता है अर्ली एज में, जब तक पूरी तरीके से टॉन्सिल हमारा उस स्टेज में नहीं आता या बाकी इम्यूनिटी के इंतजाम हमारी बॉडी अपने आप नहीं कर लेती है, तब तक ये एडिनोइड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आपने शुरुआती फेज में निकाल दिया तो जितने भी लोगों को जीआईटी का इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन बहुत प्रोन हो जाता है, तो बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस बहुत जल्दी आता है। आप सोचो, अभी अभी जब बात करेंगे रेमेडी पे, तो आपको ये सारी रेमेडीज दिखाएंगे जिस रेमेडी में रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स की भरमार है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? रेस्पिरेटरी और जीआईटी सिम्टम। क्यों? क्योंकि वहां पे एडिनोइड्स का रोल बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया जाता है। और देखिए और क्या कंट्रीब्यूट करता है, सिंपल देखो आप, टू कंट्रीब्यूट द सिंथेसिस ऑफ आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, तो ये सब कुछ एक छोटा सा ग्लैंड निकालता है। अब इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अब देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सिम्टम हो रहा है, अब ये सिम्टम किसकी वजह से है? क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि पीछे तो इन्फ्लेम हो जाएगा, तो आपको लगता है कि नाक से सांस ले पाओगे आप? तो अब क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग है बच्चों में, अगर मुंह से बच्चा सांस ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है किस चीज की बढ़ने की? एडिनोइड्स। ये पहला सिम्टम होता है जो एडिनोइड्स के कंप्लेन को इंडिकेट करता है। स्नोरिंग होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। अब ये क्या है? हेलिटोसिस का मतलब क्या होता है बताइए? हेलिटोसिस मीन्स स्मेल आना, मुंह से गंदी बदबू आना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होगा? वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, वहां पे सड़न पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है। और ये इफेक्ट किसका देता है? माउथ से स्मेल बहुत बुरा है। फिर क्या है? रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये सब अगर हो रहा है देन यू हैव टू रूल आउट कि भाई कहीं उसको एडिनोइड्स तो नहीं है। ये सारे सिम्टम है उसके। अब अगर वहां इन्फ्लेमेशन होता है, जो मोस्टली हम लोगों को जो बीमारी दिखती है वहां पे इन्फ्लेमेशन ही दिखता है, और उसके इन्फ्लेमेशन को कहते हैं एडिनोडाइटिस। ये टर्म है, एडिनोडाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिनोइड्स, राइट। अब ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या आ जाएंगे? ये देखिए, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे देखिए सांस के लिए ये जो एरिया, मैं मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, ये जो एरिया है, इस एरिया से कितनी पतली जगह है और यहाँ जाके नीचे जाके ये 2 जगह में डिवाइड हो जाती है, इधर लैरिंग्स में और इधर ट्रैकिया में। तो ये जो जगह होती है ना, ये जो कॉमन होता है सांस के लिए भी और खाने के लिए भी, इतना याद रखिएगा। इसीलिए एक साथ पे या तो हम सांस ले पाते हैं या तो हम निगल पाते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते, क्योंकि दोनों का रूट एक ही है। ठीक है ना? सांस लेने में दिक्कत, जब आप खुद अब कुछ निगल के देखो, आप अभी जब आप कुछ निगलोगे तो सांस अपने आप
रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस ही यही है, एक साथ पे या तो सांस ले सकते हैं या तो खा सकते हैं। इसीलिए जब खाना वाना खिलाते हैं तो बहुत ध्यान से खिलाते हैं, कई बार उस दूसरी नली में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्पाजम हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, चोक हो जाएगा, और इसकी वजह से एस्फिक्सिया डेथ हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। ठीक है, और देखिए क्या होगा अब, कैसे कैसे इट कैन कॉज, ये जो एडिनोड, ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिनोइड्स है या एडिनोडाइटिस जो है, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एडिनोइड्स या लिम्फेटिक टिश्यू है, कहाँ पे, नेजोफेरिंक्स में। और इट कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ एलर्जी या स्टमक या एसिड इरिटेशन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कोल्ड कफ जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। और ये किसमें किसमें मिलेगा, क्या एडल्ट में मिलेगा, बोलिए क्या एडल्ट में मिलेगा? तो इतना याद रखना है कि ये बच्चों का कंप्लेन है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही आपकी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, नेजल एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ओरल ब्रीदिंग, ठीक है, मुंह से सांस ले सकता है बंदा, स्नोरिंग हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है। ये उसके कॉमन सिम्टम है, और यही सिम्टम लेके पेशेंट आएगा आपको, यही कंप्लेन पेशेंट लेके, ये कंप्लेन्स हैं, ये सिम्टम नहीं, ये कंप्लेन है। और इस कंप्लेन को सिम्टम में कैसे चेंज करोगे, याद रखना आप लोग, हमारी बात हमेशा याद रखना, होम्योपैथी में सिम्टम कलेक्ट करने की अलग विधि है, और सबसे आइडियल सिचुएशन होम्योपैथी में ही आता है। अगर आपको सिम्टम कलेक्ट करना है होम्योपैथी में, तो आपको सिम्टम को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब कोई फीवर लेके आया, अब फीवर लेके आया है, तो फीवर को कंप्लीट कैसे करोगे? कोई रनिंग नोज लेके आया है, तो रनिंग नोज को कंप्लीट कैसे करोगे? रनिंग नोज इज अ कंप्लेन। अब आपका 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 मरीज थोड़ा ना ऑर्गन पढ़ के आया है, सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ के आएगा, डॉक्टर साहब लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट मोडालिटी, वो नहीं बोलने वाला आपको। देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल दी सिम्टम, उसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वंस यू कंप्लीटेड ना, योर रेमेडी विल बी विजिबल ऑटोमेटिकली, आपकी दवाई ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगी। क्योंकि किसी भी रेमेडी को जो है वो PQRS कौन बनाता है, कौन सा प्रोसेस बनाता है, सिम्टोमेटोलॉजी बनाती है। प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द सिम्टम is the only process that can make a remedy visible in your patient। आपके मरीज में दवाई को, मेडिसिन को रेमेडी में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो केस टेकिंग ही होता है। तो ये कॉमन कंप्लेन होंगे, ये कंप्लेन है, ये सिम्टम नहीं है। सिम्टम क्या है, जब कंप्लेन को 5 हेड में डिवाइड करो, कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट एंड मोडालिटी, राइट। सो राइनोरिया भी हो सकता है, अगर वायरस आया है तो राइनोरिया विद सीरस सिक्रेशन, देखो यहाँ पे भी याद रखना, पानी जैसा निकल रहा है ना, वायरल हो गया, वायरल में नाक से पानी निकलता है, जल जाता है, फीवर होता है, याद करिएगा। और जब मुंह गाढ़ा 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 मोटा मोटा सलाइवा निकल रहा है या मोटा मोटा डिस्क्रिशन हो गया, तो वो हमेशा बैक्टीरियल होता है। थिक डिस्चार्ज बैक्टीरिया का होता है, थिन डिस्चार्ज किसका होता है, वायरल इन्फेक्शन का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एडिनोइड समटाइम कंप्लीट बाई टॉन्सिलाइटिस, अब ये कब होगा, ये भी 7-8 साल के बच्चे टॉन्सिल और एडिनोइड दोनों चिपक जाते हैं, तो ऊपर से भी दिक्कत, नीचे से भी दिक्कत, बहुत एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है, और फिर सर्जरी कराना ही ऑप्शन होता है। इस सब को भी आप ठीक कर सकते हो होम्योपैथी से। और कैसे, एक एक सिम्टम पे दवाइयां पड़ी हुई है हमारे यहाँ, वो भी दिखाएंगे हम, ठीक है। अब मैंने बताया पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट क्या था, क्या था बताइए, जो मैंने बोला था, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज, मतलब डिजीज क्या है पता चल गया, डिजीज क्यों है पता चल गया, क्योंकि आपने कुछ तो क्या बैक्टीरिया सिम्टम्स वायरस हैं। या कुछ तो इन्फेक्शन आपने लिया, राइट। अब उसके बाद क्या पता चल गया आपको, उस बीमारी के मैनिफेस्टेशन क्या है। दैट मीन्स हम हम्म। लोगों ने 3 स्टेप क्लियर कर लिया, राइट। पहला स्टेप जो क्लियर किया वो क्या था, पहला स्टेप जो क्लियर किया वो क्या था बताइए, हमने क्लियर किया डिजीज क्या है, हमने क्लियर किया डिजीज क्यों है, हमने क्लियर किया डिजीज अगर सिम्टम्स है क्या है। मैनिफेस्टेशन क्या है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप, भाई व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन जो हमारे सामने है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अब इसके सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक वो जो सिम्टम और मैनिफेस्टेशन आपको पेशेंट देता है, अब उस मैनिफेस्टेशन को लेके पेशेंट की आप हिस्ट्री लेते हो, मतलब हिस्ट्री लेते हो तो क्या होता है, वो हिस्ट्री लेना इज अ पार्ट ऑफ केस टेकिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट इन टोटलिटी। देन आफ्टर मेकिंग पोर्ट्रेट इन टोटलिटी हमारे पास एक सिम्टम आता है, जिस सिम्टम को हम क्या कहते हैं जी, रूब्रिक। अब होम्योपैथी में रूब्रिक ही है सारा खेल, सब कितना सिस्टमेटिक है। और आप लोग अगर होम्योपैथिक डॉक्टर जितने लोग होंगे, मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी साइंस को समझिए। हर बंदा अपनी रेमेडी यहां लिख के लाता है, हर बंदा अपनी रेमेडी को ही मैनिफेस्ट कर रहा होता है।
क्योंकि ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। हनीमैन साहब कहते हैं फॉर में, क्या कहते हैं, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट। दैट मीन्स अगर क्योर आपको रैपिड करना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस रैपिड। वाई? बिकॉज अगर आपने बीमारी को रैपिडली समझा ही नहीं, तो क्या आप रैपिड क्योर कर पाओगे? और रैपिड समझ तब होती है जब आप अनप्रेजुडिस होके, और तमका लेके अम्मा ने बहुत केस ठीक किया, ले आओ देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपकी दवाई, एसबीएल इज द वंडरफुल कंपनी जो मेडिसिन को बहुत अच्छे से प्रिसाइज फॉर्म में हमें देती है। इनका भी कोई रोल नहीं है सर, आप कितना भी अच्छा दवाई दे दो, हम दवाई को सही तरीके से चुन ही ना पाए, दवाई का सही तरीके से इस्तेमाल ही ना कर पाए, तो क्या मतलब उस दवाई का? और दवाई का इस्तेमाल जो होता है वो एंड प्रोडक्ट है, वो लास्ट है। मेडिसिन लास्ट काम करेगी, लेकिन मेडिसिन से पहले क्या काम करेगा आपका केस। यहां तक क्या था, यहां तक एमबीबीएस था, यहां तक एलोपैथी थी, यहां तक मेडिसिन की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी। नॉलेज। क्या बात करने जा रहा है, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की समझ ना आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा रिगार्डिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्योंकि अगर एक बार इतिहास में जाओगे और ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा, होम्योपैथी बेस्ड ही है एलोपैथी के नॉलेज पे। मास्टर हनीमैन क्या थे, एमबीबीएस एमडी थे ना, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, किसी लेमैन ने नहीं दिया है, किसी बीएचएमएस पर्सन ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। तो अंडरस्टूड है कि आपको बीमारी का पूरा जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पता होना चाहिए। जब बीमारी पता होगा तो कॉमन पता होगा, जब कॉमन पता होगा तो अनकॉमन निकाल पाओगे। और जब तक अनकॉमन नहीं निकलेगा तब तक आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। चाहे एसबीएल छोड़ो, ब्रह्मा मिल जाए कि हम दवाई बनाए हैं, दे दो सही हो जाएगा, तो भी काम नहीं करने वाला। इसके लिए आपकी रेमेडी का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, राइट? ये रेमेडी बहुत अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, चलिए सर, तो अब हम लोग होम्योपैथिक एक्सपेक्ट लेके चलते हैं, इसका होम्योपैथिक सोल्यूशन क्या है। तो देखिए मैंने बोला था, अब आपको सिम्टम समझ में आ गया, व्हाट आर द कॉमन कंप्लेंट्स ऑफ एडिनॉइड्स, देन नाउ इट्स हाई टाइम टू चेंज दैट कंप्लेन इन द पेशेंट। वो जो पेशेंट का कंप्लेन है, उस कंप्लेन को नाउ वी चेंज इन द सिम्टम, एंड दैट सिम्टम को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं केस टेकिंग। एंड केस टेकिंग का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मेकिंग टोटलिटी और मेकिंग पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट इज व्हाट एंड रिजल्ट ऑफ दैट। और पोर्ट्रेट में क्या, पी क्यू आर एस सिम्टम, जो रिप्रेजेंट करता है किसी रूब्रिक को, और वो रूब्रिक क्या करता है, क्या बता, और फिर रेमेडी की नॉलेज से हम उस रेमेडी को देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम शेयर करते हैं उसका होम्योपैथिक पार्ट। तो रेमेडी एंड रूब्रिक, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जितने भी एडिनोइड्स के रूब्रिक हैं, चाहे कंप्लीट रिपर्टरी के, सिंथेसिस रिपर्टरी के, बोरिक के, पाठक के, ठीक है, कंप्लीट डायनेमिक्स के, जितने भी लोगों ने पूरे रिपर्टरी में एडिनोइड से लेकर जितने रूब्रिक्स दे रखे हैं, दैट मीन्स कंप्लीट पैकेज है आपके पास एडिनोइड का। ये रेमेडी की लिस्ट आर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एडिनोइड्स, और उस रेमेडी की लिस्ट से आप अपनी रेमेडी तक पहुंच सकते हो। यही काम है, यही करना है। तो बात करते हैं हम लोग पहले रूब्रिक्स की, जो कंप्लीट डायनेमिक की। और इसमें मैंने रेड रेड करके कुछ लगा रखा है। रेड का मतलब क्या है, ये वो दवाइयां हैं जिनको हर राइटर ने, हर बुक ने अपने रूब्रिक में स्थान दिया है। दैट मीन्स ये मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज रेमेडी है किस 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 कंप्लेन में, एडिनोइड्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंप्लेन आएगा पेशेंट लेके, जिसको आप रूब्रिक में चेंज करोगे, जब उसकी टोटलिटी बनाओगे, जब टोटलिटी बना के पोर्ट्रेट बना के जब उसको एक वर्ड में रूब्रिक में रिप्रेजेंट करोगे, क्या होगा, हियरिंग इंपेयर या डिफिकल्ट। वाई? इंलार्ज टॉन्सिल की वजह से, और साथ साथ क्या है, एडिनोइड से। राइट? आप सुन नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि टॉन्सिल और एडिनोइड्स दोनों एक साथ बढ़े हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास रेमेडीज आ गई। जैसे देखिएगा हर जगह बेराइटा, कलकेरिया और काली, ये रेमेडी हमेशा कॉमन मिलेंगे आपको, बेराइटा, कलकेरिया, काली, बेराइटा, कलकेरिया, काली। अब ये रेमेडी जो है वो एडिनोइड्स के लिए ज्यादा कारगर है। बाकी बहुत सारी दवाइयां हैं, देखिए सब आपको ग्रेडेशन के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। फिर एक पेशेंट, ये देखिए ये क्या है, ये तरह तरह के मैनिफेस्टेशन है। एक पेशेंट आएगा, ओके भाई, कॉमन पैथोलॉजिकल सिम्टम ले लिया गया, क्या, एडिनोइड्स लिम्फेटिक टिश्यू। एडिनोइड्स का मतलब नोज में एडिनोइड्स इन्फ्लेम कर गया है और लिम्फेटिक टिश्यू है, वहां से हमने रूल उठाया। बाकी दवाइयां इसमें भी देखिए आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दवाइयां कौन सी दिख रही हैं, बोराइटा, कल्केरिया,
काली। ठीक है, चलिए आगे। ये बहुत कॉमन मैनिफेस्टेशन आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जब एडिनोइड्स बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, चूंकि बच्चा है, बच्चा अपने आप सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली एडिनोइड्स को निकाल देते हैं। जब एडिनोइड निकालते हैं उस ऑर्गन को निकाल दिया जाता है। तो याद करिएगा हनीमैन साहब ने 203 एफोरिज्म में कहा कि जब जब हम नेचर के प्रोसेस से खिलवाड़ करेंगे, जब भी हम इस प्राकृतिक शरीर को अप्राकृतिक रूप से ठेस पहुंचाएंगे, देन नेचर विल टेक रिवेंज। प्रकृति बदला लेगा बाय राउजिंग द इंटरनल मैलेडी एंड क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्प्लेक्स। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है, ये उसी का है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिजीजेस है, राइट। इसको आर्टिफिशियली बनाया। कैसे बनाया? जो नेचुरल टिश्यूज को बाहर निकाल दिया, राइट। तो क्या कहते हैं, एडिनोइड निकाल दिया गया है, उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स क्या निकाल दिया गया, एडिनोइड्स निकाल दिया गया, और उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, द रेमेडी विल बी काली सल। ठीक है, ये एक ही दवाई है और हर राइटर ने लिखा है, सिंगल रेमेडी है, याद रखिएगा। एडिनोइड्स के रिमूवल के बाद के कंप्लेंट की सिंगल रेमेडी है काली सल। और सबने कहा इसमें भी काली आया, बराइटा, काली या कलकेरिया, तीन ग्रुप मैंने बोला है, बराइटा, काली, कलकेरिया। यहाँ पे भी देखिए लिम्फेटिक टिश्यू की स्वेलिंग हो गई, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन हो गया, किसका, एडिनोइड्स का। इसमें भी जो दवाइयों की लिस्ट है उसमें भी क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, सिंपल कल बराइटा, कलकेरिया, और एक दवाई बेलोना दिखेगी हर जगह, हर जगह आपको टिबोक्लाम दिखेगा, हर जगह आपको थूजा दिखेगा। ये कुछ दवाइयां जो हर जगह दिखेंगी। देखिए अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, ये बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों को सुना होगा 7 से 8 साल में मैक्सिमम वैक्सीनेशन लगाया जाता है, राइट, एग्री करते हो आप लोग। तो जब वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उसका भी बैड इफेक्ट होता है। और अगर वैक्सीनेशन का बैड इफेक्ट कहां दिख गया, एडिनोइड्स पे दिख गया। एडिनोइड्स, क्योंकि वैक्सीनेशन में क्या देते हैं हम भाई, अभी बताया, वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से एडिनोइड्स क्या करता है, फाइट करता है। समझो, लॉजिक लगाओ। क्योंकि हमने क्या दिया, एटीन्यूएटेड फॉर्म में, निष्क्रिय रूप में हमने वायरस दिया वैक्सीनेशन में। अब चूंकि वो वायरस जब अंदर गया तो एंटीबॉडी बना। एंटीबॉडी के लिए क्या थे भाई, हमारे बी लिम्फोसाइट्स, याद करिए। अब इन लोगों ने काम किया तो इसके लिए जो ऑर्गन था वो यही था ना, तो यहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया। कॉजेशन क्या था, देखिए एक कंप्लेन लेके आया बंदा, क्या लेके आया कि सर डॉक्टर साहब एडिनोइड में इन्फ्लेमेशन, वो कंप्लेन था। आपने उस कंप्लेन को क्या किया, सिम्टम में चेंज करना चाहा, तो कहा कैसे हुआ, लोकेशन ये, सेंसेशन ये, कंकॉमिटेंट ये, मोडेलिटी ये, कॉजेशन। डॉक्टर साहब कॉजेशन, सर कल परसों में वैक्सीनेशन लगा, देन वैक्सीनेशन इज द कॉजेशन, द रेमेडी विल बी थूजा। और थूजा केवल ना, मैं बता दूं आपको, केवल इसी के वैक्सीनेशन के लिए नहीं है, आपको किसी भी तरह का वैक्सीनेशन है उसका इन जनरल कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, आप जाइएगा ना, डालिएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन, तीन ही दवाई निकल के आती है, थूजा, सलीशिया, एंटीमनी टार्टिका। गूगल करिए, मतलब गूगल करें, आप जाइएगा रिपोर्ट के तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी दवाइयां कॉमन कॉम्प्लिकेशन के लिए। और देखिए ट्यूमर हो गया, और एडिनोइड्स के साथ एडिनोमा टॉक्सिक थायराइड ग्लैंड, मतलब अब थायराइड, एडिनोमा एक वर्ड है, एडिनोइड्स नहीं है। हमने एडिनोमा का मतलब होता है ग्लैंड पे रिलेटेड इंफ्लेमेशन। तो अब ये थायराइड में है तो अलग दवा, उसमें भी कलकेरिया है, बस ये आपके लिए, ये एडिनोइड्स के रूब्रिक नहीं, ये एडिनोमा के रूब्रिक। एडिनोमा अलग होता है, प्रिटेक्स टू एडिनोइड्स, एडिनोमा। अभी आगे जब हम और टॉपिक इस पे और अगर समय मिलता है तो हम बताएंगे कि एडिनोमा रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती है, कितनी बीमारियां एडिनोमा से रिप्रेजेंट होती है, ये भी हमको नहीं पता होता है। और जब तक हमें ये डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, अब बताओ डॉक्टर मंजू, क्या हम रूब्रिक तक पहुंच पाएंगे? और जब तक हम रूब्रिक तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको लगता है कि क्योर पॉसिबल है? होम्योपैथी इज अ मैथमेटिक्स। राइट। और ये बच्चा लोगों को ना एक इसका जवाब हमको देगा मास्टर हनीमैन ने ऑर्गेनन में, हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं बताएंगे, मतलब हमारे क्लास के बच्चे नहीं बताएंगे। जितने बच्चे हैं हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट रहेगा। अगर बता दें कि ऑर्गेनन में मास्टर हनीमैन ने किस एफर्जी में बोला कि होम्योपैथिक कम्स अंडर मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी, ये भी सवाल है हमारी तरफ, जो जवाब देगा पक्का ठीक है, पार्टी मिलेगा, ठीक है। और अपना नंबर शेयर कर देना और विद आंसर। अभी था आंसर कि किस एफोरिज्म में मास्टर हनीमैन ने ऑर्गेनन के किस एडिशन के किस एफोरिज्म में बोला कि इफ यू आर डूइंग दिस, इफ यू आर डूइंग एच पर प्रिंसिपल, देन होम्योपैथिक, मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या मैथमेटिक्स। होम्योपैथिक क्योर जो होता है, कम अंडर मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी, ये वर्ड है। सोचो एक डॉक्टर, एक जर्मन
इतना मेटिकुलस है कि भाई मैथ है एकदम पक्का 100% ठीक होगा। ठीक है। और देखिए हर जगह अब ये अलग रिपोर्टरी आ गई। ये किसकी रिपोर्टरी है मैं देखता हूँ, जनरलिटी। ये देखिए एडेनॉइड्स अब, रिमूवल आफ्टर। ये देखिए क्लिनिकल कंडीशन, ये देखो भाई कैंसर हो सकता है, अगर एडिनो कार्सिनोमा है तो भी आपके पास रेमेडी की लिस्ट है। ठीक है, एडिनो। और देखिए अब यहाँ से उधर तो कंप्लीट डायनेमिक्स देता, कंप्लीट रिपोर्टरी आ रही है। कंप्लीट रिपोर्टरी में एडिनोइड्स करके एक टर्म दिया हुआ है, इसमें 63 रेमेडी है और मैक्सिमम रेमेडी वराइटा कल्केरिया और काली से है। ये देखिए ऑब्स्ट्रक्शंस, अभी उसमें दो एक और दवाई की रेंज दी गई कि रिमूवल के बाद अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है देन काली सल्फ एंड कार्सिनोसिस। फिर कंप्लीट में और स्वेलिंग हो गई तो 8 दवाइयां हैं। 8 दवाइयों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाई देखिए बराइटा कल्केरिया, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। और देखिए अब यहाँ से बोरिक साहब आते हैं। बोरिक साहब ने 4-5 रूब्रिक दिए हैं। पहला रूब्रिक दिया इन्फ्लेमेशन एडिनोइड्स। इसमें भी दवाइयों की लिस्ट अगर देखेंगे आप तो लगभग जितनी भी दवाइयां हैं उस दवाइयों में सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप की रेमेडी है, बराइटा कल्केरिया, बराइटा कल्केरिया। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी फाटक साहब ने भी रूब्रिक दिए हैं, तो फाटक साहब के भी रूब्रिक वही है क्या, बराइटा कल्केरिया काली। फाटक ने कहा एडिनोइड पोस्ट नेजल, पोस्ट नेजल के बाद अगर एडिनोइड हो रहा है तो एक दवाई है मिजेरियम। ये ओरिजिनल है, ये फाटक के ही है, उन्हीं उन्हीं के द्वारा दिए गए ओरिजिनल रेमेडी की लिस्ट में आपको दे रहा हूं। अभी ये तब से हम देखते आ रहे हैं, फाटक ने भी बोला, बोरिक ने भी बोला, अभी आगे जाके कैंट ने भी बोला, आगे जाके अभी क्लार्क भी बोलेंगे कि भैया रिमूवल के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो कौन सी दवाई देनी, काली सल्फ। तो दो दवाइयों की लिस्ट आई ना, काली सल्फ और कार्सिनोसिन। अब ये देखिए हेयरिंग्स, ये फाटक के हैं कि हेयरिंग्स बैड एडिनोइड फ्रॉम, एक ही दवाई है, एडिनोइड की वजह से सुनना दिक्कत हो गया, स्टेफिसगेरिया। एच पर फाटक है। ठीक है। एच पर फाटक क्या बोला फिर से, रिमूवल ऑफ एडिनोइड काली सल्फ। तो ये देखिए ये सारे के सारे क्या है। अब ये क्लार्क साहब ने केवल 9 रेमेडी की लिस्ट दी, उसमें भी क्या आ गया, कल्केरिया बराइटा काली। तो ये अगर ऐसे देखें हम तो सिंपल क्या है ये सब। अगर रेमेडी की बात की जाए तो हमारे पास रूब्रिक्स और रेमेडी में क्या निकल के आ रहा है, या तो कल्केरिया उस चीज को कवर कर रही है, या तो बराइटा कवर कर रहा है, या तो काली कवर। दैट मीन्स एडिनोइड्स के कंप्लेन के लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडीज हैं, उन रेमेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट अपर मोस्ट रेमेडी, देखिए रेमेडी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है रेमेडी। इतनी जो दवाइयां हमने बताई है वो दवाइयां कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन ग्रुप की बात करें तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए कॉमन ग्रुप की रेमेडी 3 ही बड़े ग्रुप से आ रही है। भाई हम लोगों को जब दवाई चुननी होती है तो क्या करना होता है, दवाई चुनने के लिए हम रेमेडी में जाते हैं, मटेरिया मेडिका में जाते हैं। तो मटेरिया मेडिका में सोर्सेज जो होते हैं वो जो 6 बड़े सोर्स हैं, कौन कौन से, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, बोलिए, सार्कोट, नो सोर्स और इम्पॉन्डेबिलिया। तो ये जो बड़े सोर्स हैं, सोर्स से हम दवाई देते हैं। अब इसमें भी मैक्सिमम दवाइयां कहां से आ रही है, मिनरल से आ रही है। मिनरल्स में भी स्पेसिफिक ग्रुप है, कौन सा, ताकि आप देखिए काली कार्ब है, काली सल्फ है, काली फॉस है, काली म्यूर है। तो बात की बात है, ये तो साइड वर्क है, लेकिन कॉमन इंडिकेशन से जो रेमेडी आपके पास है, कल्केरिया पे जाइएगा तो कल्केरिया कार्ब है, सल्फ है, फ्लोर है, क्या है, ये आपको वहां जाके समझ में आएगा। जैसे अभी हमारे घर आना है आपको, तो पहले तो हमारी कॉलोनी में पहुंचे आप, कॉलोनी में पहुंच गया तो 100% किसी से पूछ लेंगे तो बता देगा कि डॉक्टर गौरी का घर कहाँ है। ऐसे रेमेडी की लिस्ट है सर, आपको पता तो चले कि हम किस रेमेडी की तरफ हमें जाना है। और 80-90% क्योर जो है वो इन 3 ग्रुप से हो जाता है। तो अब इफ टाइम अलाउ, मैम लगभग 3 बज गया है, अगर आप चाहें तो मैं, डॉक्टर्स लोग तो यहाँ हैं, इन्हें मैं कॉमन इंडिकेशंस कि आपको वो कौन से कॉमन क्राइटेरिया हैं जो आपको बताएंगे कि ये बंदा बराइटा की तरफ जा रहा है, वो कौन से कॉमन क्राइटेरिया हैं बताएं क्राइटेरिया की तरफ जा रहा है। देन यू हैव टू रेक्टिफाई क्राइटेरिया आफ्टर, भाई उस दरवाजे पहुंच जाए, उसके बाद दरवाजा खटखटा के देखें काली है बराइटा कार में कल्कीरिया कहा भाई कि काली फॉस है, तो वो रास्ता अगर चाहे तो मैं आप लोगों को बता सकता, बट इट टेक सम टाइम, सर ठीक पंद्रह है। बीस मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है अगर आप लोग अलाउ करें तो। सर कैन इट बी गो एहेड कंप्लीटेड मैम। लाइक 5 मिनट में? जनरल हाँ इंस्ट्रक्शंस आप 5 मिनट बता तो मैगी दीजिए तो दो इफ इज इट मिनट पॉसिबल फॉर यू। कितना टाइम, 5 मिनट्स में पाँच कंप्लीट हो 10। पाएगा? हेलो, जी मैम बताएं क्या करना है। मैं सर ये बोल रही हूँ 5 मिनट्स में कंप्लीट हो पाएगा क्या?
5 मिनट बिकॉज में इट्स कोई ऑलरेडी। एक ग्रुप कंप्लीट कर सकते हैं। हमें दर्शक बताएं, कलकेरिया ग्रुप जानना है, बराइटर ग्रुप जानना है कि काली ग्रुप जानना है? कोई एक ग्रुप बता सकते हैं 5 मिनट? चलिए काली बता दीजिए। काली नेक्स्ट कंप्लीट। वी कैन डू द अनदर वेबिनार विद यू, जो कि हम इसका एक कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी बना सकते हैं, राइट? या फिर किसी और टॉपिक पर वो भी नहीं, हम ऐसा कर मैं सकते हैं। नहीं, अभी आई आप एम काली ऑलवेज रेडी फॉर, काली ग्रुप बता आई एम दीजिए। ऑलवेज रेडी फॉर गुड कॉज। अच्छे काम के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि देखिए यही कंट्रीब्यूशन है समाज का हमारे लिए। मैं जिस राइट। काम को कर सकता हूँ उसके लिए मैं रेडी रहूंगा, और आपको राइट। जो करना है उसके तो लिए आप रेडी अभी रहिए। और क्या अभी देंगे? आप काली ग्रुप बता दीजिए। काली ग्रुप बता देते हैं, चलिए। तो आपको हम काली ग्रुप बता देते हैं। काली ग्रुप के कुछ छोटे मोटे इंडिकेशंस होते हैं, 4-5 इंडिकेशंस हैं जो काली ग्रुप के हैं, जो आपको समझना है। तो आपको दिखाते हैं, देखिए। जब कभी भी हम काली ग्रुप पे जाएंगे, देखिए काली को देने के दो तरीके होते हैं। देखिए हर रेमेडी को देने के दो तरीके हैं। रेमेडी को दिया किस ग्रुप में जा रहा है, बच्चों में दिया जा रहा है, अडल्ट में दिया जा रहा है, कि बूढ़े को दिया जा रहा है। और हर एक ग्रुप का मैनिफेस्टेशन हर एक ग्रुप अलग अलग तरीके से करता है। तो रेमेडी का जो सिलेक्शन होता है, चाहे काली का सिलेक्शन हो, चाहे बराइटा का सिलेक्शन हो, चाहे कल्केरिया का सिलेक्शन हो, रेमेडी का सिलेक्शन कभी भी टोटलिटी एज अ होल एक प्रोसेस है कि हमें उस इंसान के माइंड एंड बॉडी पे सब कुछ मिल गया। राइट। ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, ये बहुत रेयर सिचुएशन। ऐसा नहीं होगा कि हमें एक ही बंदे में सारे सिम्टम एक साथ मिल गए। तो हमें एक दो जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा कॉमनली मिलने वाली चीज हैं वो हमें मिले, हमें वो पकड़ के तब जाके माइन्यूट इंफॉर्मेशन पे जाना है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप इंडिकेशन, राइट? तो काली का ग्रुप इंडिकेशन फिजिकल लेवल पे क्या है, और काली का ग्रुप इंडिकेशन मेंटल लेवल पे क्या है। कलकेरिया का ग्रुप इंडिकेशन फिजिकल लेवल पे क्या है, कलकेरिया का ग्रुप इंडिकेशन मेंटल लेवल पे क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर यही ग्रुप इंडिकेशन जो है वो बराइटा का क्या है। तो मैं आप लोगों को काली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैडम, वो 5 मिनट में नहीं है, 10 मिनट में नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को कलकेरिया ठीक। के ग्रुप इंडिकेशंस बता देता हूँ, ठीक है? ये ठीक। जल्दी हो जाएगा, जिससे कि आप समझ पाओगे कि कलके देखिए कलकेरिया और काली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? कलकेरिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कलकेरिया क्या होता है, कलकेरिया का रोल हर जगह है, चाहे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हो, चाहे आपके ब्लड क्लॉटिंग में हो, चाहे आपके बोन के इन बोन के फॉर्मेशन से लेके मैचुरेशन तक हो, चाहे सेकेंडरी मैसेंजर नर्व ट्रांजेक्शन, याद करिए पोस्ट साइनेप्टिक टू प्री साइनेप्टिक में कलकेरिया मैसेंजर का काम करता है, और इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां जाती है। तो कलकेरिया एक वाइटल एलिमेंट है, तो इसका हमारी बॉडी पे जहां जहां रोल होगा वहां वहां क्या होगा, ग्रुप इंडिकेशंस होंगे। तो कलकेरिया का सबसे बड़ा रोल क्या है, बोन के फॉर्मेशन में। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बोन ग्लैंड मसल्स इधर इन्वॉल्व होगा। तो मैं आपको छोटे से में कलकेरिया के ग्रुप इंडिकेशंस पे बात कर लेते हैं कि जब जब आपको लगे कि नहीं एडिनोइड्स की प्रॉब्लम है, तो कलकेरिया में वो सिम्टम जो एडिनोइड के होंगे वो कहां से आएंगे, या एडिनोइड के सिम्टम के साथ और क्या क्या एसेसरी फिनोमिना एसेसरी सिम्टम मिलेंगे। तो चलिए लेट्स गो अहेड विद कलकेरिया। ये देखिए, ये तो इफेक्ट, ये तो बहुत लंबा, छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ। कलकेरिया आप जाएंगे तो कलकेरिया के जो ग्रुप इंडिकेशंस हैं वो क्या है। सबसे पहला कलकेरिया का जो ग्रुप इंडिकेशन है, ये देखा ग्रुप इंडिकेशन, सबसे पहला क्या है, फॉल्टी न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, कहते ना न्यूट्रिशन फॉल्टी, बच्चा खाएगा लेकिन लगेगा नहीं। फॉल्टी न्यूट्रिशन का मतलब खाली बूढ़ा होना नहीं होता है, खाली वीक होना नहीं होता है। फॉल्टी न्यूट्रिशन मीन्स हमने खाया और उसको, मोटापा भी एक तरह का क्या है, फॉल्टी न्यूट्रिशन है। तो कलकेरिया का बच्चा कैसा होगा, ओबीज होगा। ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी न्यूट्रिशन। एक दिमाग में बैठ गया हमारे अंदर कि फॉल्टी न्यूट्रिशन का मतलब दुबला पतला बच्चा जो इसको खाना नहीं मिलता है, वो भी एक तरीका है। जिसको खाना बहुत ज्यादा मिलता है और मोटा हो जाता है, वो भी फॉल्टी न्यूट्रिशन है, राइट? तो सबसे पहला ग्रुप इंडिकेशन क्या होगा, फॉल्टी न्यूट्रिशन विच एक्सप्रेस इन द सेल्फ ऑफ इम्परफेक्ट डेवलपमेंट। उसमें ग्रोथ भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एसिमिलेशन भी हो सकता है। दैट मीन सबसे पहला ग्रुप इंडिकेशन जो कलकेरिया की ग्रुप का होगा वो क्या होगा, फॉल्टी न्यूट्रिशन होगा। दूसरा क्या हो सकता है, अलोंग विथ द सिम्टम ऑफ एडिनोइड्स आपको क्या दिखेगा, उस बच्चे में एक और एफिनिटी दिखेगी, अफिनिटी टू बोन एंड ग्लैंड। ये जब कलकेरिया का पेशेंट होगा, उस पेशेंट को उसकी लाइफ में जब बीमारी की हिस्ट्री में जाएगा तो मैक्सिमम सिम्टम कहां से मिलेंगे मैडम, या तो बोन के मिलेंगे या तो ग्लैंड के मिलेंगे। देन एडिनोइड्स इज व्हाट, इन दोनों में से एडिनोइड कहां का प्रॉब्लम हो गया, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लैंड्स। दैट मींस ग्लैंड को अफेक्ट करने की जो मोस्ट कॉमन दवाइयां हैं उसमें से सबसे स्ट्रांगली इंडिकेट दवाई कौन सी है,
कल्केरिया, राइट। तो क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशन सॉल्व भी हो सकते हैं। ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट, देखिए ये लिखा है साफ साफ। बोन पे क्या दिखेगा, अब बोन का अलग है, बोन पे क्या दिखेगा, बोन पे क्या दिखेगा, सॉफ्ट बोन दिखेगा, क्रैक, ब्रिटल, इजीली फ्रैक्चर्ड, ये कल्केरिया का इंडिकेशन है। और ग्लैंड पे क्या दिखेगा, ये देखिए ग्लैंड पे, ग्लैंड पे क्या दिखेगा आपको, कल्केरिया हैविंग टेंडेंसी टू ग्लैंडुलर enlargement it usually suffer from tonsillitis or adenoids, ये लिखा है साफ साफ, इंडिकेशन हमारे बुक्स में लिखे हैं साफ साफ। और क्या लिखा है, और क्या इंडिकेशन आएगा, वीकनेस, ट्रोपिडिटी एंड रिलैक्सेशन। एक कल्केरिया के पेशेंट कैसे होंगे, वीक दिखेंगे आप, ट्रोपिडिटी का मतलब थोड़े डल दिखेंगे और रिलैक्स दिखेंगे। अब ये कहां कहां दिखेगा, ये वीकनेस कहां कहां दिखेगी, अगर देखा दिखेगा, वीक लेग, वीक एंकल, वीक नेक, वीक बैक, सब बैक, वीक लंग्स, वीक हार्ट, वीकनेस इन जनरल, ये बहुत बहुत वैसे कमजोर थुलथुले से बच्चे होंगे, रिलैक्सेशन दिखेगा उनमें। इसीलिए स्प्रेन की टेंडेंसी होती है, मोच लग जाना, स्प्रेन हो जाना इधर उधर। और क्या दिखेगा, वीकनेस रन्स थ्रू आउट द रेमेडी, वीकनेस इस पूरी की पूरी कल्केरिया की ग्रुप इंडिकेशन की पहली चीज है। दूसरी क्या है, स्वेटिंग, एक और बड़ा इंडिकेशन क्या है कल्केरिया का, स्वेटिंग, स्वेटिंग हो रहा हो। तो काली और कल्केरिया का डिफरेंशिएशन स्वेटिंग से कर सकते हो, बराइटा कल्केरिया काली स्वेटिंग से डिफरेंशिएट हो सकती है। अगर स्वेटिंग, आपको कोई एडनॉइड का प्रॉब्लम है, बंदा बहुत स्वेट कर रहा है, सॉर स्मेलिंग है, देखो स्वेटिंग, सॉरनेस, दे आर द कॉमन इंडिकेशन। सॉरनेस इन जनरल, किसी भी चीज पे स्वेटिंग हो जाएगी उसको। देयर इज अ प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रिस्पायर इजी ऑन एवरी ओकेजन, ये लाइन देखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप इस रेमेडी को पकड़ना चाहते हो तो क्या, दे प्रिस्पायर इजिली ऑन एवरी ओकेजन फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, फ्रॉम कफिंग, आफ्टर मील एंड फ्रॉम एंजाइटी, हर जगह। and then perspiration is what, a concomitant, right? Adenoid के साथ obesity is a concomitant, adenoid के साथ perspiration is a concomitant, adenoid के साथ affinity to bone and gland is a concomitant, then soreness is a concomitant with adenoids। और ये soreness में देखो कहाँ कहाँ रहेगा, soreness इतना obvious होता है, इतना obvious होता है, that you hardly miss, every discharge saw smell, sweat saw smell, erection saw smell, vomiting saw smell, stool and urine are saw, whole body, जो पूरे शरीर से खट्टी। उसके बाद क्या आता है, सपुरेशन, एक कल्केरिया में एक रूब्रिक है कि एवरी लिटिल इंजरी सपुरेट, तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी खुजली उजली हो जाती है, पक जाता है, पूरी बॉडी कैसी होगी, ठंडी होगी छूने से, ग्रोथ कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। तो ये आपके हेमरेजिक टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी स्पाज्म एंड कन्वर्जेंस होंगे, पीरियोडिसिटी होगी, पेन का कैरेक्टर भी अलग है कल्केरिया के लिए। कल्केरिया में थ्रॉबिंग शूटिंग पेन मिलेगा, सारे के सारे डिस्चार्ज कैसे होंगे, सॉर, व्हाइट, एल्बुमिनस होगा। थर्मली बात करें तो ऑल कल्केरिया चिली एक्सेप्ट तीन कल्केरिया, कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया फ्लोर और कल्केरिया आयन। सो दिस आर द, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके दो 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 तरह के लोग मिलते हैं, एक मोटा, गोल, थुलथुला, राउंडेड, और एक क्या होगा, टॉल, लार्ज, थिन, प्रोमिनेंस, बोने स्केल। ये दो दो तरीके के कल्केरिया अलग है। अब मोटा कल्केरिया में कार्ब आ जाएगा, और लंबा थिन हो गया तो फ्लोर या पॉस जुड़ जाएगा उसके साथ। तो इतना आसान है होम्योपैथी। तो दीजिए, तो मुझसे बाकी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि इस तरह से आप अपनी रेमेडी के थ्रू जाओ। राइट। सिंपल आपसे इतना ही कहूंगा लास्ट में, होम्योपैथी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना होम्योपैथी के पास कोई फॉर्मूला है। होम्योपैथी अपने आप में वो साइंस ही शॉर्टकट है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे साइंस है, और जितना इजीली आप इसको समझ जाओगे उतना इजीली आप पेशेंट को ठीक कर सकते। ठीक है जी, होप मैं आप राइट। लोगों को समझा पाया। तो थैंक यू सो मच थैंक यू हमारी सर तरफ से आप सब लोगों को। फॉर दिस प्रेजेंटेशन। हाँ, लेकिन अभी टाइम क्वेश्चन एंड आंसर्स का तो नहीं है। वी विल रिप्लाई ऑन ईमेल्स। एंड अब हम जो हमने वेबिनार के स्टार्टिंग में बोला था, तीन विनर्स के नाम, तीन लोगों के नाम, तो उन तीनों के नाम है डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर रूमा एंड डॉक्टर अभिषेक। तो आप तीनों प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला चैट बॉक्स था उसमें लिख दीजिए विद योर नेम, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू कनेक्ट विद यू, राइट। सो सर, आपका जो हमारा आज का वेबिनार था काफी इंफॉर्मेटिव था। आई एम श्योर लोगों को काफी अच्छा भी लगा होगा कि ये एक्सटेंड भी हुआ है। तो सो वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट टाइम कभी फिर आपके साथ फिर से करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द SBL। थैंक यू सो मच मैम, आई होप Yeah, लोगों को अच्छा thank लगा you होगा। all. बाकी सवाल का है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट में आपको लगता है। बाकी सवाल के ये सेशन ही इतना क्लियर तरीके से मैंने बताया कि आई थिंक हाँ, बस आपको जो कुछ नहीं एक्चुअली करना है। क्वेश्चंस किए गए हैं इसमें ऑलमोस्ट आंसर्स लोगों को पहुंच गए होंगे। तो बस ठीक है सिंपल सा सर।
हाँ बोलिए। सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन यही है कि ये जो साइंस है, ये फॉर्मूले पे नहीं चलती, ये प्रिंसिपल पे चलती है। राइट। ठीक है, और सारा का सारा प्रिंसिपल ऑर्डिनल में बखूबी लिखा गया है। तो आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेसिक बुक को पढ़ें, और पढ़ के बहुत अच्छे से साइंस को करें। और इतनी अच्छी कंपनी है जो इतनी अच्छी दवाइयाँ बनाती है, तो इन दवाइयों का रोल भी आपको पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। राइट। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।